बात तो सच है कि जनगणना तो हमेशा होती रहनी चाहिए, और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसका भी हम पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी नीयत में कहीं न कहीं खोट है। हम कहीं न कहीं से अपने साथियों का, अपने लोगों के अधिकारों का हम हनन करना चाहते हैं, हम उनको दबाना चाहते हैं। तो हम एक बार फिर हम चलते हैं सूरज मंडल जी के पास। सूरज मंडल जी, आखिर क्यों बार-बार ये जाति जनगणना से और इससे हमारी सरकारें कतराती हैं? आखिर उसको इसमें नुकसान क्या है? वह भी तो प्रतिनिधित्व करती हैं, ये जिनको भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है, ये जिनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है अपने नौकरियों में, आर्थिक विकास में, तो उसमें उनको क्यों दिक्कत होती, क्यों कतरा रही है? सूरज मंडल जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। वो आप फिर म्यूट हो गए जी। हाँ, जो आवाज आ रही है ना? जी जी जी। हाँ, जो कतरा रही है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार, इसमें दो राय नहीं। और क्यों कतरा रही है, देखिए इसमें स्पष्ट ये है कि सिर्फ ये नहीं पता चलेगा जब जातिगत जनगणना होगी कि कौन लोग जो हैं वो इस विकास से अलग थलग पड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको देश के जो संसाधन है उनमें स्थान नहीं मिल रहा है, बल्कि ये भी पता चलेगा कि देश के कौन वो समाज है, कौन वो लोग हैं जो 99% संसाधन पर और 99% जो सत्ता है उस पर वो काबिज है। इस पर तब जो है ये मांग और प्रखर रूप से उठेगी कि इस सत्ता और संसाधन का एक बंटवारा एक डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, सोशलिस्ट तरीके से होना चाहिए, इसका डर उनको सताए रहता है, इसलिए वो नहीं चाहते। दूसरी बात है कि आरएसएस के एजेंडा में ओबीसी, दलित, पिछड़ और जो आदिवासी है उनको और अल्पसंख्यक को तो वो टारगेट करते ही रहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धीरे धीरे जो उनकी सरकार थी आरएसएस की, तो सबसे पहले जो सांख्यिकी विभाग जो था, जहां पर गणना होती थी कि कितने बेरोजगार देश में, उसको बंद कर दिया। जैसे ही ये फिगर आया कि 45 वर्षों में इस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी हो रही है और बढ़ते जा रही है, तो उस विभाग को बंद कर दिया। उसके बाद जो गणना होती थी कि देश के कितने जो लोग एक खाने पीने से महरूम है, जिनको हंगर इंडेक्स कहा जाता है इंटरनेशनली, उसको बंद कर दिया। अब ये फिगर्स हमें कहां से मिलते हैं? विदेशी जो सर्वे है उनके आंकड़े आते हैं। अगर आप उन पर टिप्पणी कीजिए तो तुरंत सरकार बोलती है ये तो देशद्रोही है, ये विदेशी फिगर से लेके आ रहे हैं। लेकिन जो इस देश से काला धन बाहर जा रहा है, चाइना को एक मेन प्लेयर बनाकर किस तरह से मोदी सरकार चाइना के माध्यम से पूरे देश के संसाधन को लूट रही है, वो लोग को नहीं पता चले, और उसके लिए ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए आज योगा दिवस उन्होंने बनाया, योगा दिवस को वो हिंदुत्व को प्रचार प्रसार करने के लिए ये बनाने का प्रयास करते हैं, उसका योगा से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आज दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक प्रोग्राम था और छात्रों का विरोध हुआ, और उस विरोध के कारण वो प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। वो प्रोग्राम बजाबता सर्कुलेटेड है रिटन फॉर्म में, और जब पत्रकार फोन करके रजिस्ट्रार से पूछते हैं कि ये प्रोग्राम रद्द क्यों हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं, कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो उन्होंने दिखाया वो कागज जो सर्कुलेट हुआ था, तो उन्होंने कहा जी ये फेक है। तो ये देखिए इस देश में नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ये हमारे देश के बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय है ये आप नहीं समझ सकते। उसका एकदम खुलेआम बिहार से आ रहा है प्रूफ, लोग अरेस्ट हुए हैं, बयान आ रही है, जो क्वेश्चन दिए गए वही क्वेश्चन आए थे। और इसके जिम्मेदार कौन है? तो एनटीए के अध्यक्ष एनटीए की जांच कर रहे हैं, यानी कि जो खुद दोषी है वो जांच कर रहा है कि कौन इसमें दोषी है। और इसके किंगपिन मैं कहता हूं जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो है क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है।
और वो जिम्मेदारी को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जाति जनगणना का जो एक छोटा सा मैं 1 मिनट और टाइम लूंगा कि देखिए 2010 में संसद का सर्वमान्य रेजोल्यूशन था कि इसको जाति जनगणना की जाए, लेकिन पी चिदम्बरम साहब और प्रणब मुखर्जी साहब ने उसको गोलमोल कर दिया और उन्होंने इसको जो रूरल अफेयर्स मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को देकर एक सर्वे के माध्यम से कराया, जिसकी जानकारी और जिन आंकड़ों को अभी भी जारी नहीं किया गया, उसमें से सिर्फ कुछ आंकड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर वो जारी करती है। दूसरी बात यह है कि उन आंकड़ों के बाद अब 2021 में जो होना चाहिए उस जनगणना को ये लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो नहीं पोस्टपोन हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में, और मैं एक आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरी बात हो रही थी, हम लोगों की 2-4 लोग थे हम लोग, और वो बोले, वो उस समय प्रतापगढ़ में बड़ी भाषण दिए थे कि देश के 73% लोग सोए हुए। तो और अभी भी लोग कहे, अभी सुनीलम साहब ने कहा कि जानकारी का अभाव, तो जानकारी का अभाव है ये हम कैसे मान लें? क्या आपने कोई टेस्ट किया? क्या आपने कोई आंदोलन का कॉल दिया? अगर आंदोलन का कॉल था और हमारे निषाद भाई हैं लोटन राम जी उत्तर प्रदेश से नहीं खड़े हो, हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी अभी मध्य प्रदेश से थे, वो नहीं खड़े हो, बिहार में हमारे साथी हैं वो नहीं है, तो हम मान लेंगे कि चलिए सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में ये चर्चा का विषय है और लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश के तमाम और अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी, दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने लोग हैं उनको ये जानकारी है, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो उन्होंने न कोई कॉल दिया है, न कोई किसी प्रकार का उनका प्रोग्राम है। अगर वो आज राहुल गांधी कहे कि मैं यहाँ से वहां एक मार्च कर रहा हूं, जो लोग जाति जनगणना में मेरे साथ हैं अपने अपने इलाके में 1 किलोमीटर का मार्च करें और दिन रख दे 9 अगस्त, तो मैं समझता हूं कि आप देख लेंगे कि पूरे देश में कितना बड़ा हलचल होगा। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे शैलेंद्र कुमार जी के पास। अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो आप अपनी बात को आप पूरी करें। शैलेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए जी। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि का जो जाति जनगणना की जो घोषणा की है चंपई सोरेन सरकार ने, पहले तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जातिगत जनगणना का प्रश्न जैसे सरकारी प्रश्न है और इसके कोर में अगर आप जाइएगा तो सुनीलम जी हमसे पूछ रहे थे जिस समय मेरी आवाज जी, आपका नेटवर्क बार बार कट रहा है। अब हम फिर चलेंगे राकेश रंजन जी के पास। बीजेपी का जन्म ही इसी आधार। जी जी बोलिए। नहीं, हेलो बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है? बोले हेलो, आप बोलिए, आवाज आ रही तो है? मैं कह रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, तो बंच ऑफ थॉट्स में इसका स्रोत खोज लीजिए। इसका स्रोत जो है वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, जो उन्होंने किताब लिखा है उसमें खोज लीजिए। तो ये लड़ाई जो है पूरा एक सांस्कृतिक लड़ाई है और इस सांस्कृतिक लड़ाई में हम और पॉलिटिकल लड़ाई में बड़े पैमाने पे आइडियोलॉजिकल वर्कआउट की जरूरत है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, और बीजेपी जिस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है वो अपने सार तत्व में ब्राह्मणवादी, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी ओबीसी है और इसीलिए वो जातीय गणित का हिसाब इंजीनियरिंग के हिसाब से और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से तो जरूर जोड़ते हैं, आत्मा से स्वीकरण उनके पास मौजूद नहीं है। कांग्रेस ने धीरे धीरे एक शिफ्ट राहुल गांधी के नेतृत्व में, वैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता, समता और न्याय के जो मूल्यबोध पैदा हुए, तो उसको प्रेजेंट करने आधार पे आरक्षण की बात की और आरक्षण को उन्होंने कहा कि ये खैरात नहीं स्कीम है। और फिर भी नरेंद्र मोदी की चालाकी देखिए, उस चालाकी बहुत कम लोग जाते हैं। वो चालाकी है कि बिहार के जातिगत जनगणना में पता चला कि यहाँ जो है सो सवर्ण आबादी 15% के आसपास है
ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% उनको रिजर्वेशन दे दिया। ये 10% रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि 15% आबादी को अगर 10% रिजर्वेशन है तो ये से ज्यादा का रिजर्वेशन है। और फिर भी इस देश में तोहमत लगाया जाता है कि बैकवर्ड लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये प्रतिभा का जो है हनन हो रहा है और तमाम तरह की चीजें हैं। ये ईडब्ल्यूएस जो है उस पर आप देखेगा कि वो नलिफाइड कर चुके हैं। चूंकि जो भी आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के एक्सटेंशन की बात तो जाने दीजिए, जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को भी ये नलिफाइड कर चुके हैं। तो ये प्रश्न जो है सो जाति का प्रश्न नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, ये जाति का प्रश्न नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का प्रश्न है। हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन के गर्भ से जो मूल्य पैदा हुए हैं, उन मूल्यों को अगर आप अपने अंदर में समाहित करना चाहते हैं तो असल में ये हिंदुस्तान के अंदर जनतांत्रिक विस्तारीकरण की एक प्रक्रिया जो अधूरी है। और भारत को एकीकृत करने में जो सोशल बैरियर हैं, जिन बैरियर की वजह से एक मुल्क में आप कभी भी मजबूत नहीं हो पाइएगा। हिंदुत्व का अम्ब्रेला समय समय पे भावना का तो जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की पूरी जनता के अंदर वो जैसे एक रिश्ता नहीं पैदा कर सकता है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी है, उनका जो वैचारिक वर्चस्व है, उसको प्रेमचंद जैसे कफन में दर्शाते हैं, जिस वैचारिक गेहूं में बड़ी अच्छे तरीके से कहते हैं, पंडित जी का लकड़ी फाड़ते फाड़ते जैसे उन्हीं है। इस नियति को अपने द्वारा ओढ़ लेने का जो प्रश्न है, इस के लिए आपको नानक, रविदास, कबीर जैसी चेतना की भी पड़ेगी, जो अध्यात्म के अंदर ही सही, लेकिन वो हिंदुस्तान के अंदर जो दलित थे, शूद्र थे, जो शोषित थे, जो उत्पीड़ित थे, उनके लिए उसने स्पेस बनाया। मुकम्मल पॉलिटिकल काम है। और इस पॉलिटिकल काम को इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से तो जरूर डील करने की कोशिश की, लेकिन इसको एक सामाजिक, सांस्कृतिक, सकारात्मक आंदोलन के रूप में कभी भी उस तरीके से एजेंडे पे नहीं लिया गया। ये मियर इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। और इसीलिए आप बार बार देखते होंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंदर हो और ये बद्री नारायण जी जैसे लोग जो दलित चिंतन के पुरोधा बनते थे, उनके यहाँ पंत इंस्टीट्यूट में जो ये रिक्रूटमेंट का सवाल हो, हर जगह जैसे डीच करने की कोशिश की जाती है। तो एक्सटेंशन की बात तो जाने दीजिए, 65% तो रिजेक्ट कर ही दिया है कोर्ट ने। पटना के अंदर जो हुआ जातीय जनगणना, वहां तो इसको आप बढ़ा के ऊपर ले जाने की बात तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। जो आपको उपलब्ध है, जो आपको हासिल है, उसके हिसाब से भी आपको रिप्रेजेंटेशनल जो है से वो पूरा दर्शन नहीं होगा। राहुल गांधी जब कहते हैं कि 90 सेक्रेटरीज में जैसे कितने जैसे आदिवासी हैं, कितने बैकवर्ड हैं, तो वो बहुत जेन्युइन और वाजिब सवाल उठाते हैं। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सवाल उठाना अपनी जगह पे है, लेकिन इससे आगे बढ़ के जैसे इसके लिए आंदोलन करना, और कोर्ट भी हिंदुस्तान की जो है तभी जैसे इसको स्वीकार कर पाएगी जब हिंदुस्तान की जनता प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पे निकले और वो बताए कि ये क्वेश्चन जो है सो सिर्फ ये नाइंसाफी का क्वेश्चन तो है ही, ये साथ ही साथ बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आप डोल सहायता दे रहे हैं कि गरीबों, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक क्वेश्चन, ये सोशल डिस्पैरिटी का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक क्वेश्चन उसमें एडिशनल ऐड था। एडिशनल ऐड का मतलब वो आर्थिक तौर पे तो पिछड़ा हुआ था ही, लेकिन ये आर्थिक पिछड़ापन से भी बड़ा। और जब ये सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर लिया गया तो आपको जैसे अलग से जैसे ईडब्ल्यूएस का इंतजाम करने का क्या जरूरत था, और अगर ईडब्ल्यूएस आपने बनाया था तो उसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए था। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सवालों को ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल होना पड़ा। और अभी जो चुनावी जीत मिली है, पीछे लोग कहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंची नहीं, मुझको लगता है कि लोगों तक पहुंच गई है। उस पहुंच जाने की वजह से उसका इलेक्ट्रल ट्रांसलेशन जो है सो हुआ है यूपी के अंदर और दूसरे जगहों के अंदर, इसीलिए नहीं पहुंचने का सवाल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैकवर्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आइडियोलॉजिकल फुटिंग पे इस पूरे आंदोलन की धारा के विरुद्ध हैं और वो जानते हैं, लेकिन उनको फ्रंटल चेहरे के रूप में कभी गोपीनाथ मुंडे या कोई ऐसा ही आदमी रखना पड़ता है जो बीच बीच में बात करे तो जरूर
लेकिन कंप्रोमाइजिंग टोन में बात करें, क्योंकि एक ही दुकान में वो मॉल है, वहां आरक्षण चाहिए तो जैसे चले जाइए जैसे गोपीनाथ पुंडे के पास, नहीं चाहिए तो चले जाइए जैसे बाला साहब देवरस के चेलों के पास, नहीं चाहिए तो कहीं और चले जाइए। एक ही दुकान में पकवान आपको मिल रहा है और उस पकवान को बेच के उसी में से जैसे कोई कम और कोई बेसी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वहां देख के फंसना नहीं है कि पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली अपने कोर इश्यू में जैसे शूद्र दलित विरोधी तत्व में ब्राह्मणवादी पार्टी है और इसी ब्राह्मणवाद दलित विरोधी शूद्र चेतना के खिलाफ जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई कहने वाली गांधी की हत्या की गई। गांधी के हत्या से लेके आरएसएस के जन्म तक जो पूरी कथा लिखी, उस कथा में जैसे उस